नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है देश भर में संक्रमितों के लाइव स्टेटस के बारे में जानेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जी आखिर कितनी तारीख तक वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर, मस्जिद में एकत्र होकर नमाज पढ़ रहे थे लोग, पुलिस प्रशासन गई रोकने तो पुलिस प्रशासन पर कर दिया हमला। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है असम से, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच किन चीज़ों में छूट मिलेगी, ग्रीन जोन या फिर इसके साथ ही ऑरेंज जोन, रेड जोन में आपको कौन सी छूट मिलेगी। शराब की दुकानें खुल गई हैं। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बता देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ चीन के खिलाफ बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया हो, वो भी आपको बताएंगे। अरब देशों से शिकायत की धमकी देने वाला जफरुल इस्लाम पर शिकंजा कसने वाला है। जी हाँ, दरअसल बयान के जारी करके माफ़ी की मांग की है। सब कुछ खबरें, माफ़ी भी मांगी है, एक एक करके विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 37,000 को पार। जी हाँ, अब तक 37,257 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1223 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो 1008 मामले सामने आए हैं, जबकि 11,506 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में कल 326 मामले आए, टोटल 4721 हैं। दिल्ली में कल 233 आए तो टोटल 3738 हैं। मध्य प्रदेश में कल 90 आए तो टोटल 2715। राजस्थान में 82 आए तो टोटल 2666 हो गए। तमिलनाडु में कल 203 आए तो टोटल 2526। यूपी में भी कल 117 मामले आए तो टोटल 2328 हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 60 मामले सामने आए, टोटल 1463। तेलंगाना में 6 मामले सामने आए, टोटल 1044। पश्चिम बंगाल में कल 37 मामले सामने आए, टोटल 795। जम्मू कश्मीर में 28 मामले सामने आए, टोटल 639। कर्नाटका में 24 मामले सामने आए, टोटल 590। पंजाब में 105 आए, टोटल 585। केरला में 498 आए हैं, जबकि बिहार में 41 मामले सामने आए, टोटल 466। हरियाणा में 18 मामले सामने आए, टोटल 557 हो चुके हैं। ओडिशा में 6 मामले सामने आए, टोटल 149। झारखंड में 3 मामले सामने आए, टोटल 113। चंडीगढ़ में 14 मामले सामने आए, टोटल 88। जबकि छत्तीसगढ़ में 3 मामले सामने आए, टोटल 43 मामले हो चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। देश में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, ग्रीन ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ मिलेगी छूट। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के बीच 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। 2 हफ्ते यानी 4 मई के बाद 15 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन में कई तरह की छूट भी दे दी है। इस बीच आपको बता दें जो छूट चीज़ें हैं उसमें ग्रीन जोन में खास करके रेड जोन की बात करें तो सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। इनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्ठे चालू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशुपालक से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज सब बंद रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज ये भी सब खुले रहेंगे। बाकी प्रिंट मीडिया वगैरह सब खुले रहेंगे। बाकी ऑरेंज जोन की बात करें तो निजी कार और कैब में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर 2 लोग बैठ सकेंगे। जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी, ये ऑरेंज जोन में होंगे। जबकि ग्रीन जोन में शराब, बीड़ी, पान, गुटखा की दुकानें भी खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लेकिन आपको करना होगा। डिपो यानी बसें भी चलेंगी, 50% बसों का संचालन में छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति होगी। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में शामिल लोग ही शामिल हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीमित लोग ही हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मस्जिद में एकत्र होकर नमाज पढ़ने से रोका तो पुलिस पर कर दिया पथराव हमला। जी हाँ, असम के लखीमपुर खीरी जिले में एक गांव के लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने की गई पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया गया। इसमें 4 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। घटना गुरुवार रात को जब एक मस्जिद में एकत्र होकर नमाज पढ़ने की सूचना मिलने पर नोबोल पुलिस चौकी प्रभारी विश्वजीत नाथ के नेतृत्व में पुलिस एक दल दाखिल पंधौआ गांव पहुंचा। एक अधिकारी ने बताया कि मस्जिद में कई लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश की तो पथराव कर दिया गया। ये मामला असम से निकल के आया है और ऐसे तमाम जगहों पर लगातार हमले होते रहे हैं। रमजान में भी हमले किए जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य घटना है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि चौंकाने वाला प्लान तैयार कर रहे हैं पीएम मोदी। चीन से कंपनियों को लुभाने का मोदी ने दिया संकेत, कैबिनेट में जल्द पास कर सकते हैं रणनीति का मसौदा। जी हाँ,
आपको बता दें कि कोरोना वायरस से दुनिया के कई अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। कुछ के इंफ्रास्ट्रक्चर को चोट पहुंची है तो कहीं प्रोडक्शन रुकने की वजह से कंपनियां मूव आउट कर रही हैं। सप्लाई चेन भी ध्वस्त हो गई है। ऑप्टिक्स और बिजनेस दोनों के लिहाज से चीन को तगड़ा झटका लगा है। इस दौरान भारत उसे हैरान करने के लिए तैयार है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टमेंट को लेकर नई दिशा निर्देश के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें छूट दी जा सकती हैं और कई ऐसे ढिलाई भी दी जा सकती है जो विदेशी कंपनियां आ सकती हैं। आपको बता दें कि 1000 से ज़्यादा कंपनियां चीन से हटने वाली हैं, चीन से काम समेटने वाली हैं। इसमें भारत की नज़र ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को भारत में लाने की है। पीएम मोदी इसी की दिशा में काम कर रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अरब देशों से शिकायत की धमकी देने वाला जफरुल इस्लाम पर शिकंजा कसना शुरू, बयान पर मांगी माफ़ी। जी हां, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम इन दिनों चर्चा में। हाल ही में जफरुल इस्लाम ने फेसबुक पोस्ट में कुवैत का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने भारतीय मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का संज्ञान लिया और उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी। जफरुल हसन इस्लाम ने बयान में कहा था कि 28 अप्रैल को मेरे ट्वीट में मैंने कुवैत को भारतीय मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर संज्ञान लेने के लिए शुक्रिया कहा था। जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के संबंध में था, उसमें कुछ लोग आहत हुए तो मेरा इरादा किसी को आहत करने का नहीं था। जफर उल इस्लाम ने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत समय पर ट्वीट किया। देश मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहा है, अज्ञात दुश्मन मेरे सामने हैं, तो मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूं जिन्हें ठेस पहुंची होगी। इस तरीके से उसने बड़ी बातें कही हुई हैं। हालांकि सरकार इसके लेकर कुछ न कुछ प्लान बना रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलनी शुरू हो गई है और कल राजस्थान से एक जत्था 1200 के छात्रों का पहुंचे बिहार के लिए निकला। जी हाँ, आपको बता दें कि कल रात 10 बजे लगभग 1200 छात्रों का एक जत्था खास करके राजस्थान से निकल चुका है, बिहार पहुंचेगा आज शाम तक। जिसके बाद अब उन फंसे मजदूरों को भी लाने की कवायद शुरू हो गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पंजाब में शराब ठेके खोलने की इजाज़त, सरकार को हो रहा था करोड़ों के राजस्व का नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पंजाब के राज्य में शराब ठेके खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी निर्देशित किया है कि इस दौरान शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त तो रहेगी, लेकिन आहतों पर शराब नहीं पी जा सकेगी। शराब ठेके खोलने की इजाज़त केंद्र ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा दी गई है, पर शराब पीने के शौकीन लोगों को जहां राहत भरी खबर है, वहीं राज्य सरकार के लिए एक सुखद खबर यह है कि कोरोना के चलते देश भर में पिछले 40 दिनों से चल रहे लॉकडाउन के चलते शराब की सभी दुकानें और अहाते बंद होने के कारण राज्य सरकारों को आबकारी से होने वाली मोटी कमाई में हाथ धोना पड़ रहा था। केंद्र सरकार की ओर से किसी को भी राज्य का कोई बड़ा पैकेज न देने के कारण मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले हफ्ते पीएम मोदी से अपील की थी ठेके खोलने की। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा के बीच राज्यपाल से मिले शिवराज, लॉकडाउन खत्म होने के बाद 22 मंत्री लेंगे शपथ। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई है। दूसरे विस्तार में 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इस बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन जाकर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही सीएम ने राज्यपाल को प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी है। संभावना जताई जा रही है कि इसी लॉकडाउन के बाद लगभग 22 से ज़्यादा मंत्री इसमें शपथ ले सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिजली व उड्डयन सेक्टर की दशा सुधारने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को प्रमुख सेक्टरों को पूरी तरीके से ठप कर दिया है, उससे बाहर निकलने के लिए रणनीति जल्द ही सामने आ सकती है। शुक्रवार को पीएम मोदी की अगुवाई में कोविड-19 की वजह से बिजली और नागरिक एविएशन सेक्टर पर पड़ने वाले असर को दूर कर इन्हें आगे बढ़ाने से जुड़े तमाम मुद्दों पर विमर्श किया गया है। बिजली क्षेत्र में निजी कंपनियों और राज्यों के बिजली वितरण कंपनियों के बीच किए गए समझौते को लागू करने में आ रही दिक्कतों से लेकर बिजली वितरण कंपनियों के सामने मौजूदा फंड की किल्लत से जुड़े मुद्दों पर भी गहन विमर्श हुआ है और इसको पीएम मोदी कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल चलते हैं साहस
सहायता नहीं मिलने पर तो समाचार पत्र उद्योग हो सकते हैं 15,000 करोड़ का नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें कि 800 समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले INS ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को लिखे गए एक पत्र में कहा है कि समाचार पत्र उद्योग कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में जारी लॉकडाउन को बुरी तरीके से प्रभावित होने वाले उद्योगों में से एक है। न सर्कुलेशन से और न ही विज्ञापन से उद्योगों का फायदा पहुंच रहा है। INS अध्यक्ष शैलेश गुप्ता द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि अखबार उद्योग पिछले 2 महीने से 4 से 5 हज़ार करोड़ नुकसान झेल चुके हैं, जबकि आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप हो गई हैं और निजी क्षेत्र की ओर से विज्ञापन की कोई संभावना नहीं है। अगर ऐसे में अगर कोई उपयुक्त सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई तो अगले 6 से 7 महीनों में ये नुकसान 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है। इसके साथ ही INS ने सरकार से अनुरोध किया है कि समाचार छपने पर लगने वाले 5% कस्टम शुल्क को हटा दिया जाए। INS ने कहा है कि नुकसान पत्रकारों, छपाई करने वालों, अखबार वितरणों समेत 30 लाख कर्मचारियों को प्रभावित कर रहा है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल के गवर्नर ने लगाया आरोप, मौत के असली आंकड़े छिपा रही है ममता सरकार। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौतों के असली आंकड़े छिपाने और केंद्र सरकार की अंतर मंत्रिमंडलीय टीम पर बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार असली मौतों का आंकड़ा छिपाना क्यों चाहती है, जबकि लोगों को परिस्थितियों के गंभीर होने का एहसास होता है तो वो ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने हो रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर के आंकड़ों में एक नज़र डालते हैं। दरअसल दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो अब तक 32 लाख के आंकड़े को पार करके 32,76,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 2,33,000 लोगों की मौत हो गई। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 11 लाख मामले हो चुके हैं, जबकि 63,900 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,15,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 24,000 लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,05,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 27,000 लोगों की मौत हुई है। यूनाइटेड किंगडम में 1,77,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 27,000 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में 1,63,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 6600 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 1,29,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 24,000 लोगों की मौत हुई है। तुर्की में 1,20,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 31 लोगों की मौत हुई है। रशिया में बात करें तो यहाँ पर 1,14,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 1100 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने दिए यूपी की सीमाओं को पूरी तरीके से सील करने के निर्देश। जी हाँ, कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को निर्देश किया है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बगैर अनुमति कोई प्रदेश में आने नहीं दिया जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से ग्राम प्रधानों तथा नगर के पार्षदों से संवाद स्थापित करते हुए ये सुनिश्चित कराया जाए कि कोई भी चोरी छिपी प्रदेश में ना आ सके। उत्तर प्रदेश सरकार शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली में अब तक लगभग 4 लाख प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों तथा हरियाणा से 12,000 श्रमिकों की प्रदेश में सुरक्षित वापसी हो चुकी है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी चरणबद्ध रूप से प्रवासी श्रमिकों की वापसी सुनिश्चित कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से सील करने के आदेश दे दिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मौलाना शाद मामले की जांच कर रही टीम के 2 और सिपाही कोरोना पॉजिटिव, धीमी हो सकती है जांच। जी हाँ, दरअसल निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज के मामले में जांच कर रही पुलिस की अपराध शाखा टीम के 2 और सिपाही कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। इससे पहले टीम के 1 सिपाही पॉजिटिव पाया गया था। आज कल दिन में 2 सिपाही और पुष्टि आए हैं। इनमें से 1 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल है, जिनमें से एक केस की जांच धीमी होने की संभावना है। मालूम है कि शाखा अपराध शाखा अन्य पुलिसकर्मियों और अफसरों के साथ पहले ही दिन मरकज स्थित बंगले वाली मस्जिद में गए थे। तो इस तरीके से बड़ी खबर आई। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड की बाकी परीक्षाओं के टाइम टेबल का ऐलान 17 मई के बाद। मध्य प्रदेश, जी हाँ, लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ने के ऐलान के साथ ही MP बोर्ड के छात्र छात्राओं के इंतजार भी लंबा खिंच गया है। बोर्ड ने भी ऐलान कर दिया है कि 17 मई को अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषणा की जाएगी। छात्र छात्राओं को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे, लेकिन स्थगित पेपर कराने के बाद ही नंबर मिल सकेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए राज्यों से किराया वसूलेगा रेलवे। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को घर वापसी के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
इस बीच सरकार ने रेलवे चलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि रेलवे चलाएगा तो सरकार, लेकिन इस बीच खास करके उन राज्यों में, जिन राज्यों में लोग जाएंगे उनसे वसूला भी जाएगा, पूरी तरीके से पैसा भी लिया जाएगा, क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं अपने ऑप से ये खर्चा नहीं कर सकता है, राज्य को ये खर्चा निर्वहन करना ही पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति बेहद चिंताजनक, अल्पसंख्यकों की कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि 2019 में पाकिस्तान का मानवाधिकार के मामले में बेहद चिंताजनक रिकॉर्ड रहा, जिसमें राजनीतिक विरोध के सुर पर व्यवस्थित तरीके से तमाम लगाम लगाने की कोशिश की गई है। इसमें मीडिया के भी आवाज़ दबाई गई है, अल्पसंख्यकों को तो पूरी तरीके से दबा दिया गया है, उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला ही नहीं है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने बृहस्पतिवार को ये रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद पूरी तरीके से हड़कंप मचा है। युवतियों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बीच रोजगार में भी भेदभाव किया जा रहा है। इस तरीके से खबर आ रही है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।